नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। इस एपिसोड का जो टाइटल है वो है मध्य एशियाई संपर्क और पारस्परिक प्रभाव, अर्थात सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट। दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। ये है एपिसोड नंबर 20। यस, हम 20वें एपिसोड तक पहुंच गए हैं दोस्तों। आपने अगर पीछे के एपिसोड्स को रिवाइज नहीं किया है तो कृपया फिर से रिवाइज करें। ये सारे एपिसोड आपकी तैयारी के लिए भी और सामान्य लोगों की जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान सकें कि भारत कैसे बना, भारत का इतिहास कैसा था। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और मध्य एशियाई संपर्क और उसके पारस्परिक प्रभावों को समझते हैं। दोस्तों, इस यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए मैं सवालों से शुरुआत करूंगा। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड का भाग 1 है राजनीतिक पहलू, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। पहला सवाल है, मध्य एशियाई संपर्कों के राजनीतिक पहलू क्या थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। आइए दोस्तों समझते हैं इसको। दोस्तों, मध्य एशियाई संपर्क के दौरान कई विदेशी शासकों और साम्राज्यों ने भारत पर आक्रमण किए और यहाँ अपने साम्राज्य स्थापित किए। इसमें प्रमुख रूप से इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण्स और इंडो ससानी शामिल थे। तो कौन कौन से? इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण और इंडो सैसेनिक्स। एक एक करके इनको संक्षेप में समझते हैं। जैसे इंडो ग्रीक, भारत में ग्रीक शासन का प्रारंभ तो सिकंदर के आक्रमण से शुरू हो गया था। तो यही लोग इंडो ग्रीक बने और इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिम भारत में अपना शासन स्थापित किया। तो ये थे इंडो ग्रीक। दूसरे हैं शक्स। तो शक शासकों ने मध्य एशिया से आकर भारत के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तीसरे हैं पार्थियन। ये जो पार्थियंस हैं, पार्थियन शासकों ने भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर शासन किया और यहाँ के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। चौथे आक्रमणकारी जो मध्य एशिया से आए हैं वो हैं कुषाण। कुषाण शासकों ने मध्य एशिया से आकर उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया और इनमें कनिष्क का सबसे प्रमुख नाम है। कनिष्क इनका सबसे प्रमुख शासक है। पांचवा और अंतिम हम कह सकते हैं इंडो ससानी, या इंग्लिश में बोलते हैं इंडो सैसेनिस्ट। तो सैसेनिस्ट जो हैं, इंडो ससानी शासकों ने भी भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया और यहाँ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 5 थे वे जो मध्य एशियाई संपर्क जिनके द्वारा हुआ भारत का। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण और इंडो ससानी। हाँ, इस एपिसोड के दूसरे भाग पर आते हैं और देखते हैं इनके सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में तो संस्कृति पूछी ही जाती है। तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, बहुत ध्यान से सुने दोस्तों। तो इसको सवाल के रूप में लेते हैं कि मध्य एशियाई संपर्क के सांस्कृतिक परिणाम क्या थे। तो भारत पे पड़ने वाले कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो मध्य एशियाई संपर्क ने भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसके कई प्रमुख परिणाम थे। इन्हें हम 5 बिंदुओं में बताएंगे। तो इन 5 बिंदुओं को आप याद रखें। पहला बिंदु है संरचनाएं और मिट्टी के बर्तन, स्ट्रक्चर्स एंड पोर्ट्री। तो मध्य एशियाई शासकों के आगमन से भारतीय स्थापत्य कला और मिट्टी के बर्तन में नए बदलाव आए। तो पहला तो हो गया संरचनाएं और मिट्टी के बर्तन, स्ट्रक्चर्स एंड पोर्ट्री। दूसरा, बेहतर अश्वसेना, बेटर, जो पहले से बेटरमेंट हो गया है। तो इसमें क्या है, मध्य एशियाई शासकों के आगमन से भारतीय सेना में घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ा।
क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारतीय ज्योग्राफी में अपने आप ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिससे अश्व अच्छे प्रकार के घोड़े आ सकते। तो घोड़ों का तो हमेशा से ही बाहर से निर्यात होता रहा है, इंपोर्ट करते रहे हैं हम। और इनके संपर्क मध्य एशियाई जो आक्रमणकारी थे, इनके संपर्क में आकर हमारी जो सांस्कृतिक जो चेंजेस आए या प्रभाव पड़ा वो था सेना में घुड़सवार सेना का महत्व। तीसरा है दोस्तों व्यापार और कृषि, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। तो मध्य एशियाई संपर्क से भारतीय व्यापार और कृषि में नई तकनीक और व्यावसायिक बदलाव आए। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं पॉलिटी को लेकर, अर्थात राजनीति को लेकर। तो भारतीय राजनीति में नए तत्व शामिल हुए जिससे राज्य प्रणाली में सुधार हुआ। और अंतिम पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप बनाएं, भारतीय समाज में नए तत्व अर्थात न्यू एलिमेंट्स इन इंडियन सोसाइटी। दोस्तों मध्य एशियाई संपर्क से भारतीय समाज में नए तत्व और नई विचारधाराएं शामिल हुई। इस तरह से आप 5 पॉइंट्स को दे सकते हैं, बता सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में कि मध्य एशियाई संपर्क के सांस्कृतिक परिणाम क्या थे। तो मिट्टी के बर्तनों में परिवर्तन, बेटर हमारे यहाँ अश्व सेना आ गई, व्यापार और ट्रेड और एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, पॉलिटी में सुधार हुआ और बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई, न्यू एलिमेंट्स आए हमारे सोसाइटी में। दोस्तों इस एपिसोड के तीसरे भाग में हम बात करेंगे महायान बौद्ध धर्म का उदय और कला के गांधार और मथुरा स्कूल, अर्थात द ओरिजिन ऑफ महायान बौद्धिज्म एंड गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो दोस्तों हालांकि बौद्ध, जैन धर्म और जो सांस्कृतिक बदलाव हुए, इसके लिए हम एक अलग पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज के अलावा एक नई सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम संक्षेप में इनको समझते हैं जो इतिहास को जानने के क्रम में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि महायान बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ। तो दोस्तों महायान बौद्ध धर्म का उदय मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ। यह बौद्ध धर्म की एक नई शाखा थी जिसमें बोधिसत्व के विचार और मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया। दोस्तों जानते हैं कि ये बोधिसत्व से क्या मतलब है। तो दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का विचार बहुत महत्वपूर्ण था, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की सहायता करने का संकल्प लेते हैं। तो स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद दूसरों की सहायता का संकल्प लेने वाले जो बौद्ध धर्म के विचारक हैं, इनको बोधिसत्व कहा जाता है। संक्षेप में इतना ही। इसके अलावा मूर्ति पूजा, हाँ, बौद्ध धर्म ने बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर कि महायान बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ। तो महायान बौद्ध धर्म का उदय मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम स्वरूप हुआ। आप ये याद रखें। और इसके अंदर मूर्ति पूजा और बोधिसत्व का विचार आया, जो कि पहले के बौद्ध धर्म में नहीं था। दोस्तों अगला सवाल है कि गांधार और मथुरा स्कूल की कला का क्या महत्व है। तो दोस्तों जो गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये भी मध्य एशियाई संपर्क ने भारतीय कला पर जो गहरा प्रभाव डाला उसका परिणाम था। तो एक एक करके समझते हैं दोनों को। पहला है गांधार स्कूल की कला, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो गांधार कला शैली ग्रीक और भारतीय कला के सम्मिश्रण का परिणाम था, जिसमें बुद्ध की मूर्तियों में ग्रीक कला के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो जहाँ ग्रीक पहले से ही मूर्ति कला में बहुत आगे थे, और जब ये भारत में आए तो जो उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई तो इस दोनों का सम्मिश्रण कर दिया, अर्थात ग्रीक की आर्ट और उस आर्ट में बुद्ध को ढाला गया मूर्ति के रूप में। तो ये था गांधार स्कूल। वहीं दूसरी तरफ जो मथुरा स्कूल की कला है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा कला शैली जो
है, ये भी भारतीय कला शैली की विशिष्ट शैली, जिसमें बुद्ध, जैन तीर्थंकरों और हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। तो ये था मथुरा और गांधार शैली का महत्व। अब हम एपिसोड के चौथे और अंतिम भाग में हैं, जिसमें हम जानते हैं कि भाषा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में इस समय के। तो दोस्तों, विचार करें कि मध्य एशियाई संपर्क का भाषा, साहित्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड लर्निंग। तो मध्य एशियाई संपर्क ने भारतीय भाषा, साहित्य और शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जैसे भाषा में संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। इससे नए शब्द और नए विचार शामिल हुए। तो भाषा का प्रभाव था ये, भाषा पर पड़ने वाला प्रभाव। साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्य एशियाई संपर्क ने भारतीय साहित्य में नए विचार और कथानक प्रस्तुत किए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य का विकास हुआ। शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम स्वरूप शिक्षा के नए केंद्र स्थापित हुए और विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में नए ज्ञान का विकास हुआ। तो इस प्रकार 3 बिंदुओं में, यानी कि भाषा, साहित्य और शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को हमने जाना। दोस्तों, अगला सवाल है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या प्रगति हुई, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या प्रगति हुई। तो मध्य एशियाई संपर्क ने भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान किया। विज्ञान में जैसे चिकित्सा, खगोल शास्त्र और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। वहीं प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, भवन निर्माण और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी नए आविष्कार और सुधार हुए। दोस्तों, लास्ट में आते हैं और देखते हैं क्रोनोलॉजी को। तो क्रोनोलॉजी में इंडो ग्रीक शासन रहा भारत में लगभग दूसरी शताब्दी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी सीई तक। शकों का शासन भी लगभग फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी सीई तक, अर्थात कॉमन एरा तक। कुषाण का शासन लगभग फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेकर थर्ड सेंचुरी सीई। इंडो ससानी का जो शासन था वो है तीसरी शताब्दी कॉमन एरा से 5वीं शताब्दी तक। दोस्तों, मैं दोबारा से जॉर्ज सेंटाइना की लाइन फिर से दोहराता हूँ और इस एपिसोड को आज समाप्त करते हैं कि इतिहास में अतीत के सबक भविष्य के निर्माण के लिए सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।